बच्चे ने कहा था कि सर ऑनलाइन में आप आगे नहीं बढ़िएगा, तो उस वजह से। और फिर ऐना 2 दिन से इस पेपर के बारे में कुछ सवाल पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा ये पेपर सॉल्व करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। बच्चे आमतौर पे दे आर ट्राइंग टू अवॉइड क्वेश्चन नंबर 1, वो चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाए आसानी से, जिसमें ग्राफ स्टडी होती है। मैं बच्चों से कहता हूँ कि भाई अब प्रैक्टिस करो क्वेश्चन 1 की, ताकि तुम्हारे लिए आसानी होती रहे। जितने क्वेश्चन नंबर 1 करोगे उतने तुम बेहतर होते जाओगे B5 के अंदर, और क्वेश्चन 2 करते रहोगे तो उतने तुम्हें ईज की, आसानी की आदत होती जाएगी। ठीक है बेटा? सालिक आर यू देयर? सालिक हमारे साथ हैं? ओके। सालिक हसन को मैसेज करो, हानिया अमामा को और तंजा को मैसेज करो, और ओके अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान वगैरह सबको इन्फॉर्म किया, यूसुफ, समीर, मुनीब, सबको इन्फॉर्म करो। ओके। मैंने तुमसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 में पहली जो इसने बॉडी दी है, इसको प्रॉपर्ली पढ़ लो तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि a more reactive metal will displace less reactive metal, less reactive यानी X Z नाइट्रेट में से डिस्प्लेस करके X नाइट्रेट बना ले, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, ये रहा सोल्यूशन एक्वस। दिस रिएक्शन इज यूजुअली एक्सोथर्मिक। आमतौर पे तुम्हें ये बात बता दी गई है कि रेडॉक्स रिएक्शन आमतौर पे रिएक्शन बहुत रेयरली, खासतौर पे जो गैसेस वाले होते हैं वो एंडोथर्मिक हो सकते हैं, लेकिन एक्वा सोल्यूशन वाले और सॉलिड वाले एक्सोथर्मिक ही होते हैं। ओके। इफ द सेम रिएक्शन इज सेट अप इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस रिएक्शन को तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रखोगे, इंस्टेड ऑफ एन एंथैल्पी चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो अगर तुम ये तो कर रहे थे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और अब इसी रिएक्शन को तुम इलेक्ट्रिकल सेल में करना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल सेल में अगर मुझे करना होगा, मोर रिएक्टिव विल बी प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेस रिएक्टिव विल बी प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। तो जिस तरह से करते थे हम, सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोड्स, दोनों मेटल के दोनों फेजेस मौजूद। ओके। लेकिन इससे मैं एंथैल्पी नहीं मेजर कर सकता, इससे मैं वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ। You are to plan an investigation of the reaction of 3 different metals, magnesium, iron and zinc, with aqueous copper sulfate। यानी इन तीनों मेटल को, अब तुम अपनी प्रायर नॉलेज से जानते हो कि कॉपर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव ये तीनों मेटल्स हैं, राइट? ये बेसिक नॉलेज, अगर तुम अपने बचपन की रिएक्टिविटी सीरीज की बेसिस के ऊपर ही अगर इसको आंसर करना चाहो, तुम कहते हो हाँ ये दे आर रिएक्टिव, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू द वे एग्जामिनर वांटेड मुझे इसको वैसे लेके चलना है। Copper 2 sulfate solution is classified as moderately hazard. Copper sulfate चूहे मारने की दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए ये हैजर्डियस टू लाइफ है। जिंक सल्फेट सोल्यूशन इज कोरोसिव, कोरोसिव मतलब इरिटेशन देने वाले,
हैजर्डियस मतलब पॉइजनस वाले, इरिटेशन, इचिंग वगैरह के इश्यूज हैं इसके साथ। ठीक है भाई, चीज़ों को ध्यान में रखते जाइए। नाउ आयरन सल्फेट इज हेल्थ हैजर्ड, ये भी पॉइजनस हो सकता है। तुम कहोगे सर आयरन तो हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, ये पॉइजनस क्यों हो जाएगा? ये हेल्थ हैजर्ड, इट कैन कॉज डिसेंट्री, इससे इंसान को डिसेंट्री वगैरह हो सकता है। एनीवेज, प्रेडिक्ट हाउ डेल्टा एच आर में चेंज as E cell increases, give reason for your reaction। कह रहा है किस तरह से ई सेल की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, नहीं डेल्टा एच आर के ऊपर फर्क पड़ेगा एज ई सेल इंक्रीजेस। तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ, वनीजा कहती हैं मोर इजी रिडक्शन, नहीं बेटा, विद रेस्पेक्ट टू क्वेश्चन आंसर करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डेल्टा एच आर की वैल्यू, डेल्टा एच आर यानी हीट की वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूँ मोर द रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल, मोर द हीट रिलीज। राइट, अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को मैं ई सेल वैल्यू, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मोर द वैल्यू of E cell in a combination more exothermic delta HR। तो मैं मोर एक्सोथर्मिक क्यों कह रहा हूँ? या मैं यूं कह सकता हूँ अगर न्यूमेरिकली बात करूँ, मोर द ई सेल लेस द डेल्टा एच आर। लेस मतलब मोर नेगेटिव इट वुड बी, and if it would be more negative, that means it is more exothermic. If it would be more negative, then this would be more exothermic. Is that making sense to everyone? Please respond me in the chat box. I am waiting for your responses. आमतौर पे पहला पार्ट क्वेश्चन का पूरी केमिस्ट्री ऑफ क्वेश्चन बता रहा होता है। अच्छा, मुझे दरअसल यही करना है पूरे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज। पहले पार्ट में एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच आर, for the reaction of same number of moles of 3 powdered metal with equal concentration of copper to sulfide। अच्छा, same moles of metal with common concentrated as copper sulfide, for what? For fair analysis। फेयर एनालिसिस के लिए मुझे मोल्स ऑफ मेटल कॉमन रखना चाहिए। यानी फर्ज करते हैं
मैं मास को अगर कॉमन लूं तो डिफरेंट masses हैव डिफरेंट मोल्स। कॉपर का 10 ग्राम, मैग्नीशियम का 10 ग्राम। मैग्नीशियम का AR कम है तो उस 10 ग्राम में इसकी मोल्स ज़्यादा होंगी, और इसका AR ज़्यादा है तो इसकी मोल्स कम होंगी। तो इसलिए मैं मास को फोकस नहीं करूंगा इसमें, मैं इसमें किसको फोकस करूंगा, मोल्स को, टू टेक कॉमन नंबर ऑफ मोल्स when determining the delta HR of the reaction of the metal listed above the aqueous solution with copper sulfate. The independent variable वो जिसको मैं चूज कर रहा हूँ, what metal am I choosing, मैं कौन सा मेटल यानी चूज कर रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ मेटल। दूसरा इंडिपेंडेंट कौन हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ मेटल। अच्छा, क्वांटिटी का फेज में कब लिख सकता हूँ, व्हेन आई एम टेकिंग जस्ट वन टाइप ऑफ मेटल, तब मैं क्वांटिटी को ले सकता हूँ, कम लूँ ज़्यादा लूँ मेरी मर्जी है। डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टिगेट डेल्टा HR कर रहा हूँ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होना चाहिए मेरे पास, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। ये कितनी हीट को रिलीज कर रहा है, ये इसकी अपनी मर्जी है ना, ये तो नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा। रिएक्टिव मेटल ज़्यादा हीट, लेस रिएक्टिव मेटल कम हीट। ओके, बात आगे जा सकती है। यहाँ तक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आते हैं साले। वाई क्वांटिटी, क्वांटिटी उस सूरत में मनीषा व्हेन आई एम यूजिंग वन टाइप ऑफ मेटल, ठीक है। अगर एक तरह का मेटल होगा तो एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटी ऑफ मेटल होगा, राइट। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज उस सूरत में। और अगर मेरे पास मुख्तलिफ मेटल है, एक से ज़्यादा मेटल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेचर ऑफ मेटल हो जाएगा, ये मैं अपनी मर्जी से चूज कर रहा हूँ। इस फैक्टर के ऊपर ये फैक्टर डिपेंड कर रहा है, क्वालिटी ऑफ मेटल के ऊपर डेल्टा HR। डेल्टा HR क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज क्या हो गया, डिपेंडेंट, क्वालिटी ऑफ मेटल इंडिपेंडेंट। ठीक है भाइयों बहनों, इतनी बात क्लियर होती है तो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। ओके, 4 बच्चे हमेशा की तरह जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि और इन स्क्रीनशॉट्स को आप क्लास ग्रुप के ऊपर डाल सकते हैं, दोज हु हैव मिस्ड एनी पॉइंट। चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, 3, 2, 1। You are provided with a sample of this of copper sulfate. Draw a fully labeled diagram to show how the apparatus would be set up. Allow you to determine the increase in temperature of copper to sulfate solution.
राइट। अच्छा, इसमें यानी एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो मैं हमेशा की तरह से एक अदद बीकर, थर्मोमीटर, ये क्या फुल्ली लेबल्ड कहा है, मैं लिखूँगा 50 cm³ ऑफ 0.5 मोल पर dm³ ऑफ कॉपर सल्फेट। ये आ गया। ये क्या है, थर्मोमीटर, ये क्या है, रिटोर्ट स्टैंड, ये क्या है, बीकर, हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, मोहित बात कर रहे हो यार, बताओ ये पहले मुझे पूछ। ओके, ना हो। अच्छा, अब थर्मामीटर हो गया, बीकर हो गया, ये बीकर ये रहा, तकरीबन तमाम चीज़ें। और draw fully labeled diagram to show the apparatus should be set up to allow you to determine the increase in temperature of aqueous copper to sulfate. You should use apparatus normally found in school laboratory। हाँ यही है। हाँ, अगर चाहो तो इसको यूं भी कर सकते हो, बीकर विद अ प्लास्टिक कप हैविंग सोल्यूशन थर्मोमीटर, आपने ऐसे किया था ना स्कूल में, ताकि बीकर से आपने एयर इंसुलेशन भी दी इसे। स्टेट व्हाट मेजर, अच्छा इसमें इसने ये नहीं बताया कि वेदर यू आर सपोज टू यूज मेटल और नॉट, तो इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। स्टेट द मेजरमेंट यू वुड मेक इन योर एक्सपेरिमेंट। पहली मेजरमेंट इनिशियल टेम्परेचर, दूसरी मेजरमेंट फाइनल टेम्परेचर, तीसरी वॉल्यूम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, जो कि तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ था, तो मेजर करके ही उसको इसमें ऐड कर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे पास टेम्परेचर का फैक्टर ही हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली मुझे इसमें एंथैल्पी ही जज करनी है, और एंथैल्पी के लिए मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और जो यहाँ पे हो सकती है, मैं अगर वॉल्यूम को यहाँ बता रहा हूँ, मैं वॉल्यूम को डायरेक्टली मास ही अज्यूम कर सकता हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू कि एट और अबव 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर cm³। तो जितना इसके cm³ है उतने उसके मास है, राइट। और तीसरी चीज़, एक मास मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन का आ गया। यहाँ पर इस स्टेप में मास ऑफ मेटल हैज नो सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि इसमें एक्वा सॉल्यूशन का वॉल्यूम तुम्हें हीट क्यू को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। हाँ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर 1 लाइक किलो जूल पर मोल, तब तुम्हें मास ऑफ मेटल हेल्प कर सकता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल और कॉपर मेटल और जिंक मेटल और वट एवर मेटल विच आर लिस्टेड बिफोर, तो ये इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल। तो ये 4 फैक्टर मैंने नोट किए हैं अपने पास।
Other than eye protection, what precaution? आई प्रोटेक्शन के लिए तो मैंने गॉगल्स यूज कर लेता हूँ। टू मेक श्योर, तो मेरे पास क्या मौजूद है? ग्लव्स, लैब कोट, लैब बूट्स वगैरह वगैरह। ये सारी प्रोटेक्शंस हो सकती हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बात को आगे की तरफ बढ़ाइए। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट हो गया। Now I have, oh, sorry. All right, for the reaction between magnesium, calculate the mass of magnesium in grams. You would use, which is small in excess. Small excess का मतलब बहुत थोड़ा सा excess हो। मुझे पता है कि रिएक्शन मुझे क्या फोकस करवाया जा रहा है। Mg reacts with copper sulfate, MgSO4, NCO। इसकी मुझे वॉल्यूम दिया है 50, कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.5 मोल पर DMQ। Mg मेरे पास, इसका मास फाइंड करना है। इसका मास फाइंड करने के लिए कॉपर सल्फेट के मोल्स की जरूरत होनी चाहिए। C इज इक्वल टू N ओवर V, N इज इक्वल टू C इंटू V, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 1000। तो बताओ कॉपर सल्फेट की मोल्स कितनी है इसके अंदर? जीरो पॉइंट 025 मोल्स। थैंक यू है ना, इतनी मोल्स है। आई नो दिस इज नीडेड इन 1:1 रेशियो। 1 मोल, तो स्टोइकोमेट्रिकली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मोल ऑफ Mg, 1 मोल ऑफ copper sulfate, right? तो 1 मोल is to 24 grams, so 0.025 is to x, do the cross multiplication, 24 times 0.2025 कितना मास आ जाएगा? जी क्यों बताएगा मुझे? ये एग्जैक्ट मास है। ओके, 0.607, यही है ना? 6075, ये एग्जैक्ट मास है। लेकिन सवाल में क्या कहता है? इन स्मॉल एक्सेस।
तो एग्जैक्ट मास तो था 0.6075 ग्राम, लेकिन अगर स्मॉल एक्सेस करना है तो इसमें 1 मिलीग्राम बढ़ा दो। एक बच्चे ने पूछा, सर मैं इसको 8 ग्राम लिख सकता हूँ क्योंकि एक्सेस ही तो मांग रहा है, रैंडमली कुछ भी वैल्यू। मैंने कहा नहीं भाई, स्मॉल एक्सेस का मतलब है पहले तो तुम्हें मास फाइंड करके बताना है और उसमें फिर कुछ इजाफा करना। मैं इसको 0.61 कर दूं, मैं इसको 0.6076 कर दूं, मैं इसको 0.06 या मैं इसको 0.07 कर दूं, लेकिन मुझे पूरी वर्किंग शो करने के बाद इसको एक्सेस करके दिखाना है। इट वुड बी बेटर इफ यू टेक दिस और दिस वन। दिस इज 0.001 gram excess. Sinan, is that making sense? Saleh, is that making sense? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा, बड़ा पेपर। Mama, is that making sense? Explain why the metal should be used in powdered rather strip. स्ट्रिप के बजाय पाउडर क्यों यूज करना होता है? हम कह सकते हैं smaller the size of particle, larger the surface area, जो कि पैटर्न आपका एक जुमला है। Faster the reaction due to quicker the collision. शाबाश आना, शाबाश वनीसा। The aqueous copper sulfate and the mixture should be stirred continuously. अभी जैसे ही तुम ये बात नोटिस करो, कोई रिएक्टिव मेटल डालते हो ना, तो होता क्या है, तुमने यूज किया कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो उसका हिस्सा बन गया, लेकिन बाहर इजेक्ट होने वाला कॉपर अगर वो किसी भी तरह से कोट कर ले उस मेटल को, जिसको, तो रिएक्शन देखो उस तरह से, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट। कुछ ना कुछ मैग्नीशियम, ये जो वाइट अनकलर्ड है ना, ये अनरिएक्टेड बच जाएगा और हमें वही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिल पाएगी। तो मैं टू कॉज मैक्सिमम collision between the particle, right, the mixture is stirred continuously in order to avoid any kind of hindrance that might happen, जिसका मैंने दस करा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई एक बच्चा ये सारे स्क्रीनशॉट ग्रुप पे जरूर डाल दें। हम आगे बढ़ते हैं।
In one experiment, the increase in temperature when excess magnesium powder is added, कॉपर सल्फेट, ये टेम्परेचर हासिल होता है। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, इसको अटेम्प्ट करके मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भेज दीजिए। नहीं होता है तो फिर मैं करवाता हूँ। You have 3 minutes to answer. ओके, तो मेरे पास मनीषा का आंसर आ गया है, बाकी किसी बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया। ओके जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास राइज इन टेम्परेचर मुझे दिया गया है 50 cm3, सी कांस्टेंट है और राइज इन टेम्परेचर 58.5। राइट जी, आंसर बताइए इसका।
12226 12226.5 जूल। ये तो मेरे पास आ गया। अच्छा, तो अब ये देखिए, मेरे पास मैग्नीशियम एक्सेस है, मैग्नीशियम कैन नॉट डिसाइड। कॉपर सल्फेट की मोल्स डिसाइड करेंगे। कॉपर सल्फेट की मोल्स कितनी? 0.025 moles are producing 22 6.5 joule. So one will provide X. Do the cross multiplication. This will be equal to X is equal to 6.5 over 0 to 5. X की वैल्यू कितनी आती है? 489060, सॉरी 498 489 060। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। दिस विल बी -489.06 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? How did I decide? There is a rise in temperature noticed, बेटा। रूम टेम्परेचर से कहाँ पहुँच गए? 58.5। Rise in temperature shows the process is exothermic, which is why I've taken negative sign. ठीक है, take the screenshot. We'll move to the next part. 3, 2, 1. Do the second part of the investigation, determination of E cell potential. 3 electrochemical. Draw your drawing. Magnesium copper. तुम्हें पता है मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, डिस्प्लेस आउट करेगा, तो इसका मतलब इसका ई सेल वैल्यू विद इट्स ओन आयन विल बी मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव कंपेयर टू कॉपर। ये आगे मैग्नीशियम Mg2+, कॉपर और मैग्नीशियम, ये सॉल्ट ब्रिज। ठीक है जनाब, नेम एंड कॉन्सेंट्रेशन। स्टैंडर्ड 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ CuSO4, 1 मोल पर मैग्नीशियम के सल्फेट भी ले सकते थे। ग्रुप 2 सल्फेट के बारे में मैं एक बात जानता हूँ, ग्रुप 2 सल्फेट की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कमी होती है, और कुछ चीज़ वोल्ट मीटर वगैरह वगैरह।
Explain why the enthalpy change determination and cell potential determination should be carried out at same temperature. तो रीजन क्या हो सकता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर may affect the direction of ionization. टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने पर क्या करता है? अपनी एंथैल्पी को कम कर देता है, राइट। अब दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ, फेयर एनालिसिस के लिए या फॉर फेयरली कंपेयरिंग द रिजल्ट्स, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से ई सेल पर भी फर्क पड़ सकता है और एंथैल्पी पर भी फर्क पड़ सकता है, दोनों बातें पॉसिबल है। ठीक है जनाब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्री टू वन। कितने पार्ट्स हैं, शुक्र खत्म तो हुआ। एक्सेप्टेड ई सेल वैल्यूज शोन फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन। ई सेल वैल्यू दे दी इन्होंने, डेल्टा एच की वैल्यू पे क्या असर आ रहा है? दिस वाज -489.1 और ये तो वैल्यू प्रिडिक्ट करना। मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्टिव था तो उसने सबसे ज़्यादा हीट रिलीज की। मैग्नीशियम से कम है तो प्रिडिक्ट कर दो -200, आयरन से कम है तो -100। यूजिंग योर प्रोडिक्शन इन ए, जो तुमने शुरू में बात की है, एंड योर आंसर फ्रॉम डेटा डी टेबल to predict delta HR values for reaction 2 and 3, complete this table। मैंने एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, पहली वैल्यू तुम्हें बस थी 489.1 मैंने कैलकुलेट की थी, या 489.06 मैंने कैलकुलेट की थी। अब प्रेडिक्ट करना है, तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी वैसे वैसे हीट लॉस भी कम होता चला जाएगा, हीट लॉस कम होगा और एंथैल्पी के ऊपर इफेक्ट आएगा। क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आता है? सारे बच्चे है ना? तुम बताओ, तुम्हें आया दिमाग में? क्या नहीं पूछा? असरा तुम्हारी समझ में आया बेटा? हानिया कंधा तो आ जाएंगे। ख्वाजा सिनान, हसन शफीक, अब्दुल अजीज़, मोहम्मद अनस, मोहम्मद हसान, मोहम्मद उजैर, मुशबार मंसूर, सालिक हुसैन, वानिया एंड जैनब आपी। तो ये बात समझ में आती है सारे बच्चों के? क्वेश्चन नंबर 2 एज एन असाइनमेंट कर लीजिएगा, ट्यूसडे तक जमा करा दीजिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखें सब लोग। बल्कि अभी अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, ग्राफ ही प्लॉट करना होगा इसमें लाजमी। एक मिनट देखो मैं क्या करना है इसमें, बता दूं मैं। दूसरे पार्ट में देखते हैं,
दूसरी पार्ट में ये क्वेश्चन आसान होते हैं जिसमें उसने फॉर्मूला दिया हुआ होता है। वैल्यूज तुम्हें फाइंड करनी होती हैं और इस बेसिस पे ऑब्वियसली दोनों आएंगे। अब देखो ये इसकी वैल्यूज प्लेस करोगे, फिर ग्राफ प्लॉट करोगे, ये बुकलेट में करना है अपने, और फिर इनको आंसर करोगे। एनोमॉली इसको ग्रेड इसको छोड़ देना, ये मैथ स्पेक्टर ये भी कर लेना। वाह यार, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, इसको कंप्लीट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, नहीं हो तो फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।